नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को दोबारा लागू करने का उसका कोई इरादा नहीं। सरकार के इस स्पष्ट जवाब ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर देश भर के एनपीएस कर्मचारियों का सबसे बड़ा जो संगठन है एआईएनपीएससीएफ खुलकर मैदान में उतर आया। फेडरेशन ने ओपीएस बहाली के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान करते हुए राष्ट्रीय महासम्मेलन बुलाने का फैसला किया। आखिर क्या है पूरी रणनीति, कब होगा ये महासम्मेलन और सरकार पर कितना बढ़ेगा दबाव, जानने समझने की कोशिश करें। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले जो है दिल्ली में होने वाले महाआंदोलन की जो है वो चर्चा करें। इसके बाद केंद्र सरकार बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है, किन बड़े सुधारों की ओर बढ़ती हुई दिख रही है मोदी सरकार, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले आम आदमी की जेब पर कैसे लगेगा जोर का झटका, इस मामले को भी करेंगे टिप्पणी। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। सर, कल ही हम लोगों ने अपने मनी सेंटर में जो है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक डिटेल जो है स्टोरी की आपसे समझने की कोशिश भी की थी कि जब संसद के पटल पर जो है ओपीएस को लेकर सवाल पूछा गया तो सरकार ने क्या जवाब दिया। सरकार ने साफ तरह से जो है वो नो मतलब कहे कि ना कर दिया है कि उन पेंशन स्कीम को लेकर। क्या इसके बाद ही ये फॉलोअप स्टोरी है कि देश भर के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनका रोष निकल कर सामने आ रहा है? एक बड़े जो है कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया जो है पेंशन एनएससीएफ वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि अब भाई दिल्ली चलो, दिल्ली पर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला? ओवर टू यू। बिल्कुल विशाल, देखिए सरकार ने पिछले हफ्ते संसद में इस बात की जो एक सवाल पूछा गया था उसके जवाब में सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि साहब उनके पास पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही जिसके जरिए पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। और अब इसको लेके चूँकि पहले से ही लगातार जितने 8th पे कमीशन के सामने मेमोरेंडम रखे गए या सरकार के साथ जितनी बार बातचीत हुई, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ एक बैठक थी उसमें भी इस बात को कहा गया कि साहब पुरानी पेंशन को जो एनसीजेसीएम की जो बैठक हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, उसमें भी इस बात को रखा गया था, जो चिट्ठी थी कि साहब पुरानी पेंशन को लाना चाहिए। और 8th पे कमीशन के साथ भी जितनी बार बातचीत हुई, लेकिन अब सरकार के चूँकि साफ तौर पर इस बात से मना करने के बाद कि पुरानी पेंशन को लाया नहीं जाएगा, अब ये जो कर्मचारियों के संगठन हैं उन्होंने आंदोलन का एक तरह से मन बना लिया है। 6 सितंबर के लिए एक बड़े आंदोलन को या दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की बात कही गई है, उसको लेकर तैयारियों को शुरू करने की बात विशाल कही गई है। तो कुल मिलाकर मामला जो है पुरानी पेंशन और उसके साथ ही एक और जो एजेंडा है वो है 8th पे कमीशन में डिमांड्स क्या रहेंगी उसको लेकर विचार विमर्श किया जाए। तो दो चीज़ें क्लब होकर अब एक बड़ा जो कहूँगा मैं कि एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा आयोजन यहाँ दिल्ली में होने वाला है। सर, सितंबर में डिसाइड करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है चर्चा होना चाहिए? ये थोड़ा लेट नहीं हो गया सर? नहीं, देखिए चर्चा 8th पे कमीशन का अभी कामकाज चूँकि चल ही रहा है, अभी 9 महीने हुए हैं और अभी एक तरह से अगर सरकारी हिसाब से देखें तो 9 महीने का वक्त और है। कर्मचारी संगठन दरअसल इस आंदोलन के जरिए एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं सरकार पर पुरानी पेंशन के लिए और 8th पे कमीशन में ज़्यादा बड़े फ़ायदे लेने के लिए, ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिले, सैलरी हाइक ज़्यादा हो, भत्तों से लेकर जो तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिनको लेकर डिमांड चली आ रही हैं, उनको लेकर क्या स्ट्रेटजी हो, क्या डिमांड रखी जा सकती हैं, इन सब को लेकर जो इस पूरी जो आंदोलन है उसमें चर्चा पर चर्चा की बात है। देश भर से जो डेलीगेट्स कह लीजिए या जो संगठन हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के और तो तमाम जो दूसरे संगठन हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है विशाल। सर, बीच में जो एक ऐसी खबरें आई थी कि जो कम फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो है तर्क आने लगे थे, अब क्या वो मामला भी यहाँ डिस्कस हो सकता है? बिल्कुल डिस्कस हो सकता है और मुझे लगता है कि कर्मचारियों को ये लग रहा होगा कि शायद सरकार यहाँ पर 2.0 या 2.10 तक का फिटमेंट फैक्टर देकर जो है कर्मचारियों को ये फिटमेंट फैक्टर देकर एक बड़ी जो बढ़ोतरी की जो डिमांड है उससे बचना चाहती है। ऐसे में प्रेशर सरकार पर बनाने की कोशिश
यहाँ पर हो सकती है। चलिए, तो ये चिट्ठी किसने जारी किया ये भी हम बता देते हैं। ये पत्र जो है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन द्वारा जारी किया गया है। और कहा गया है, फेडरेशन ने भी बताया है कि सम्मेलन का समय, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, एजेंडा और पूरे कार्यक्रम का सभी जो जानकारी है वो अलग से एक सर्कुलर यानी जो है अधिसूचना उसकी जारी की जाएगी। और अभी राज्यों और संगठनों से क्या अपील की गई है ये भी एक एडिशनल जानकारी हम दे देते हैं। अपने अपने राज्यों से जो कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिनिधियों को जो है सम्मेलन में भेजिए। सम्मेलन की तैयारियां जो है अभी से शुरू कर दीजिए। अपने क्षेत्र में इसका जो है व्यापक तौर से जो है प्रचार प्रसार वो करिए। कर्मचारियों की अधिक से अधिक जो है भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। देखिए विशाल, मुझे एक चीज़ लगती है और इसको बड़ा मौजू इस हिसाब से बन जाता है कि अभी जो नीट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मांगा गया, उस आंदोलन उसमें हंगर स्ट्राइक, उस पूरे के पूरे मूवमेंट को में जिस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ यूथ का, उसने मुझे लगता है कि जो तमाम इस तरह की जो डिमांड कर रहे हैं संगठन, जो कि आंदोलन सफल रहा, रिज़ाइन कराने में मोबिलाइज कर दिया सभी लोगों को। हाँ, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब तमाम जो संगठन हैं, जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों या जो दूसरे तमाम कर्मचारियों, ये मसला सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्यों के कर्मचारियों का से भी जुड़ा हुआ है। तो तमाम संगठन और तमाम कर्मचारियों को अब ये लग रहा होगा कि जब तक आप दिल्ली पहुंचकर आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक आप किसी बड़े प्रदर्शन को नहीं करते हैं, तब तक संभवतः सरकार नहीं सुनेगी। बड़ा मसला है, तकरीबन 26 लाख एनपीएस में कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो एक बड़ा मसला है। अगर बड़ी तादाद में कर्मचारी आते हैं, प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होता है, तो ये सरकार के ऊपर यहाँ से दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन सर, मैं लास्ट जो मैंने कवर किया था इवेंट को, जो जंतर मंतर में ही हुआ था ओपीएस को लेकर, उसका क्या नतीजा रहा वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी तो लेटेस्ट अपडेट हमने संसद से देखा, सरकार ने फिर कह दिया कि नहीं भाई, हमारे इस पर कोई विचार नहीं है। नहीं, वो देखिए, आंदोलन उतना बड़ा संभवतः नहीं हुआ। अब एक आंदोलन अभी खत्म हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि 8th पे कमीशन की प्रक्रिया पूरी चल रही है। तो कर्मचारियों को लग रहा होगा कि यहाँ से 8th पे कमीशन के जरिए भी 8th जो पुरानी पेंशन है उसको लागू कराने के लिए वो काम कर सकते हैं। विशाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देश में बड़े आर्थिक सुधारों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है? क्या पश्चिम एशिया संकट के बाद अब सरकार पूरी व्यवस्था को नए सिरे से बदलने की तैयारी में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों की एक बेहद जो है अहम बैठक बुलाई, जहां सिर्फ रिपोर्टों की नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के सबसे बड़े रिफॉर्म्स का जो है रोड मैप तैयार हो सकता है। आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है? सचिवों को जो है कौन कौन से जो है टास्क, कहा तो ये भी जा रहा है प्रवीण सर कि 3 बड़े जो है वो टास्क दिए गए हैं सेक्रेटरीज को। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर, कारोबार पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, प्रवीण सर का रुख करते हैं। और जैसा कि कल भी हम लोगों ने सर एक बड़ी गंभीर चर्चा की थी कि इस देश में जो है 14 लाख करोड़ रुपए सुहा हो रहे हैं ड्यू टू कोरोजन एंड जंग। तो इन सब मामलों को भी जो है अगर मीटिंग्स में रखा जाए तो बड़ा बेहतर होता सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने जब ईरान और अमेरिका वाली मिडिल ईस्ट की जो पूरी क्राइसिस शुरू हुई, जंग शुरू हुई, उसके बाद सरकार ने 7 बड़े जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए या ग्रुप बनाए, एम्पावर्ड ग्रुप बनाए, और उनको जिम्मेदारी दी कि आप साहब अब इस पूरी नई परिस्थिति में रिफॉर्म्स का एक नया एजेंडा लेकर सरकार के सामने आएँ। और उसमें ऑयल एंड गैस हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। पहली बार इन्फ्लेशन को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया। सचिवों का पूरे ग्रुप बनाए गए हैं, 7 ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं अनुराधा ठाकुर, उनकी अगुवाई में बना। एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर है, डिफेंस को लेकर है और पब्लिक ऑर्डर को लेकर। तो इस तरह के 7 ग्रुप बनाए गए और सरकार ने इनको कहा कि आप जो है यहाँ हमारे सामने जब आएँ तो एक प्रेजेंटेशन अपने अपने समूह की तरफ से एक प्रेजेंटेशन पेश करें और सरकार को ये बताएं कि आखिर किस तरह के रिफॉर्म अब यहाँ से आगे किए जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर विशाल समझ लीजिए कि ये, वैसे तो आप देखिए तो ईरान की जो लड़ाई हुई उसको लेकर बनाया गया, लेकिन इनको दीर्घकालिक तौर पर सरकार जिन रिफॉर्म्स को लेकर आना चाहती है उसकी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जी। ऑलरेडी सरकार के 2 जो रिफॉर्म को लेकर पैनल या ग्रुप बने हुए हैं। एक आपका जो
नीति आयोग में ग्रुप बना हुआ, दूसरा कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाला ग्रुप बना हुआ है। बिल्कुल, तो 2 ग्रुप ऑलरेडी है और ये 7 समूह अलग बनाए सरकार ने। तो इनकी जो बड़ी बैठक है उसमें प्रधानमंत्री के सामने अब सचिवों को पूरा अपना एक एक विभाग जो है वो अपने प्रेजेंटेशन देगा, जहां बताएगा कि आगे की रिफॉर्म की रूपरेखा क्या हो सकती है। जी, और सभी सचिवों को जो 3 बड़े टास्क दिए गए हैं सर, और उनको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है। तो एक तो आ रही है बात कि सर कि विभाग की सबसे बड़ी जो समस्याएं क्या हैं वो बतानी होगी, उनके विभाग के काम में जो है कौन कौन सी बड़ी जो है रुकावटें हैं, रोड ब्लॉकर्स हैं, वो उनको बताना होगा। किन नियमों या प्रक्रियाओं का जो है उसके वजह से काम अगर थोड़ा धीमा पड़ता है वो बताना होगा। इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, मींस प्रॉब्लम जो है सॉल्वर की भूमिका निभानी होगी सचिवों को। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि साहब आपके विभाग में रोड ब्लॉक्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम को आगे नहीं बढ़ने देती, फाइलें मूव क्यों नहीं करती। इसको इस तरह से भी आप समझिए, मान लीजिए कोई बड़ा रिफॉर्म या कोई बड़ा काम सरकार करना चाहती, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती, अब उस काम में जहां 15 दिन या 1 महीने का वक्त लगना चाहिए वहां 3 महीने का वक्त क्यों लग रहा है। और आप याद कीजिए, हमने कुछ दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की जो एक चिट्ठी लिखी थी सचिवों को तमाम जी, उसमें भी इसी तरह की बातें की थी। और पिछले साल इंडिस्पेंसिबल अपने आप को मत समझिए, हाँ वो, और उसके बाद जब अक्टूबर 2024 से जब से कैबिनेट सेक्रेटरी बने टीवी सोमनाथन, तब से उन्होंने बार बार चिट्ठियां लिखकर इन्हीं बातों का जिक्र किया है 6 बार कि साहब ब्यूरोक्रेसी को हावी मत कीजिए, आप फाइलों पे दस्तखत नहीं करना चाहते, आप डरते हैं कि किसी भी स्टेप पे मैं अगर कोई राय रखता हूं या स्टेप लेता हूं तो वो कहीं बैकफायर ना कर जाए, अधीनस्थ कर्मचारी खुल के आप काम नहीं करना चाहते, खुल के सलाह। तो अब उन्हीं चीज़ों को दरअसल अब इस टास्क जो दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि आप साहब बताएं सबसे पहले कि रुकावटें क्या आ रही हैं, और आप ही ये बताएं कि उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो केवल ये नहीं कि साहब रुकावटें मैंने बता दी, अब समाधान आप बताइए। आप ही समाधान भी बताओ कि साहब जो रोड ब्लॉक है किसी भी रिफॉर्म को लेकर आने का, उसमें क्या रुकावट आ रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है। एग्जैक्टली और सर ये भी कहा गया है कि विभाग की जो सीमा है उसके बाहर सोचने का भी जो है आप थोड़ा ऐसा टेम्परामेंट रखिए, बताइए कि क्या हो सकता है। फिर दूसरे मंत्रालयों के लिए भी जो सुझाव देने होंगे ये भी बात कही जा रही है। हाँ, अब देखिए, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो कुछ चीज़ें आपने बता दी, लेकिन मान लीजिए पावर सेक्टर है, वो कोल सेक्टर को लेकर कुछ नहीं बताना चाहता कि साहब हमारे पास जो सप्लाई है, मान लीजिए अगर पावर जनरेशन की बात करें एक उदाहरण के तौर पर, तो कोल मिनिस्ट्री या उसमें क्या ऐसी चीज़ें हों जिससे कि पावर मिनिस्ट्री को यहाँ पर हेल्प हो सके, पावर जनरेशन में जो डिमांड बढ़ी हुई है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वहाँ पर सप्लाई किस तरह से दुरुस्त की जा सकती है। ये सब असल में रिफॉर्म से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के जो मकड़ जाल है उसको तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही, जिसकी पूरी निगरानी खुद प्रधानमंत्री दरअसल करना चाहते हैं कि भाई आप अपने जब जो उलझने हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप नई रिफॉर्म की बात कर पाएंगे। कुछ सर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे जो समूहों का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आपने बताया कि एनर्जी सप्लाई चेन जो डिसरप्शन है उसको दुरुस्त करने के लिए, फिर महंगाई पर कैसे नियंत्रण हो, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला है, फिर रक्षा को लेकर जो है इंडिजिनस अपने आप को बनाने के लिए रक्षा का जो प्रोडक्शन है वो, और लॉजिस्टिक। सर सबसे पहले अगर एनर्जी के मामले को देखा जाए तो सरकार जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, रिन्यूएबल्स पर ज़्यादा फोकस किया, तमाम चीज़ों को लेकर आपसे भी जो न्यूज़ रूम पर चर्चा होती है, सोलर पैनल्स को लेकर आप कहते हैं कि जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं या जो उसके लिए जो लागत जो रखता है, ये जो कॉस्ट लगता है, उसको जो है कहा जा रहा है कि घर में ही बनाने की कोशिश की जा रही, ना कि चाइना से उसको लाने की कोशिश किया है। इन सब मोर्चों को कैसे डील करेंगे ब्यूरोक्रेट्स भी? नहीं देखिए, एक जो पूरा यहाँ पर अगर आप चाहे एनर्जी सेक्टर की बात करें या तमाम दूसरे सेक्टरों की बात करें, इकोनॉमी और आपका जो इस तरह के जो चाहे एनर्जी, मान लीजिए सोलर पैनल या दूसरा, सरकार का एक बड़ा फोकस विशाल इस बात पर है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आगे बढ़े, कैसे एक बड़ी छलांग भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा सकता है। उसके लिए तमाम जो उपाय किए जा सकते हैं, क्या और सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सरकार पीएलआई दे सकती है, जहां पीएलआई के फ़ायदे दिए जा सकते हैं। जैसे अभी सरकार ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन के लिए एफडीआई के लिए 80,000 करोड़ रुपए की मदद देने के लिए सरकार काम कर रही है। बड़ी खबर ये आई है। तो ऑयल एंड गैस
ताकि हम सेक्टर अपना में- जो 85 to 89% जो इम्पोर्ट है उसको कम कर सकें। बिल्कुल। तो अगर आपके यहाँ कुछ ऑयल और एंड गैस में एक्सप्लोरेशन में कुछ बड़ी अगर ब्रेक थ्रू मिलते हैं देश को, तो वो एक बड़ी डिपेंडेंसी जो आपकी बाहर है मिडिल ईस्ट पर, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलें हुई आपको, चाहे एलपीजी देख लीजिए चाहे क्रूड ऑयल देख लीजिए, उससे बचने में सरकार को मदद कर सकता है। और आगे चलकर हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्राइसेस को कम करने में भी मदद मिले। चलिए सर, सप्लाई चेन डिसरप्शन है उसको कैसे दूर करने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं सर? नहीं, देखिए सप्लाई चेन का मसला अब आप उसमें देखिए हॉर्मुज फंसा, रेड सी वाला मामला रेड भी हो- सी वाला मामला फंसा आपका, ब्लैक सी वाले मामले में भी अभी हुआ ये है कि यूक्रेन के जो ड्रोन और अटैक हुए हैं भारतीय शिप पर, उसमें कुछ भारत के जो सेलर्स हैं उनकी कैजुअल्टी की भी खबरें आई, और जिसमें सरकार ने यूक्रेन के उनको राजदूत को भारत में बुलाया भी, तलब भी किया। तो ये जो डिसरप्शन है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के हाथ से बाहर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके हाथ में है, लेकिन आप किन दूसरे जगहों से सप्लाई चेन को हासिल कर सकते हैं, जैसे क्रूड में भारत ने किया, तो ऐसे तमाम जो मसले हैं उनको हल किया जाएगा। प्लस सरकार चाहती है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो है सॉल्यूशन भी यहाँ रखे जाए। इसके अलावा सर विदेश सचिव का जो समूह है और रक्षा सचिव का समूह है, उन दोनों को भी ये कर्तव्य दिया गया है कि भारत की विदेश नीति और जो है वैश्विक रणनीति उस पर भी आप कुछ सुझाव दीजिए। रक्षा सचिव का जो समूह, उसको कहा गया है कि रक्षा के क्षेत्र में और जो है प्रोडक्शन को लेकर जो सुधार जो हैं, जो पेंडिंग हैं, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, वो भी बताइए। शिपिंग सचिव जो हैं विजय कुमार, उनका समूह जो है वो देश के जो है लॉजिस्टिक और जो है परिवहन का जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की योजना पेश करेंगे। तो तमाम सेक्टर्स जो हैं उनको कहा गया है कि स्पीड अप कीजिए, थोड़ा जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाइए और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इस पर थोड़ा सा आप काम करिए। लेकिन एक अंतिम सर, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, ये भी हम आपसे समझें। महंगाई को नियंत्रण रखने, जब आप समझ रहे हैं कि अल नीनो का इफेक्ट है सर, मानसून कमज़ोर है, फूड इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए आपका सबसे पहला तो जो आपका क्रूड की सप्लाई है उससे उसमें किसी भी तरह के जो डिसरप्शन जो बने हुए उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरी जो ऑयल एंड गैस हो गया या आपके वेजिटेबल या फूड ग्रेन से जुड़ी महंगाई है, उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार काम करने की कोशिश करेगी। एक बड़ी चीज़ और है जो रिलेटेड है विशाल, इससे जुड़ी हुई आपकी मॉनसून में जो गड़बड़ी जो हमने दिखाई देखी है, और अल नीनो की वजह से जो अब इस बार का जो खरीफ की फसल है उसकी क्रॉप और आगे चलकर रबी की क्रॉप, यहाँ क्या मुश्किलें आ सकती हैं। आपने तो कहा था सर कि सोइंग में 6% का डिक्लाइन है विशाल। अब वो डिक्लाइन थोड़ा और कम हुआ है क्योंकि मॉनसून में की जो बारिश है वो ज़्यादा हुई है इधर बीच, तो थोड़ी सी जो सोइंग है उसमें उसकी प्रोग्रेस जो है वो बढ़ी है इधर बीच। चलिए सर, अब एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है ये सर कि जब हम लोग जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात कर रहे थे सर, या तमाम जिस तरह से जो इस बार के बजट में जो बड़े कदम उठाए गए, जो मिडिल क्लास को जो कहा गया कि 1275 तक की आपकी कमाई पर 0 टैक्स लगेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये मत समझिए कि लास्ट ही रिफॉर्म्स है, इसके आगे भी रिफॉर्म्स की जो कंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिलेगी। रिफॉर्म की कंटिन्यूटी, और उन्होंने ये भी बोला था कि आगे और टैक्स में आपकी कटौती हो सकती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या उसी से इस कहानी को जोड़कर देखा जाए इस तरह से इनको? नहीं, देखिए अभी जो स्थितियां हैं उसमें सरकार किसी तरह की टैक्स कटौती अब करने की स्थिति में दिखाई नहीं देती, क्योंकि लेगरूम नहीं है। क्योंकि सरकार को देखिए हाल में ही वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बफर को मेंटेन किया है, जिसकी वजह से हमको जो तमाम चैलेंजेस हैं इसके बावजूद बजट में हमको फेरबदल नहीं करने पड़ेंगे, यानी बजट का साइज जो है बढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि सरकार को बजट के बाहर जाकर उधारी नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस बात के आसार या इस बात की आशंका पैदा हो रही थी कि क्या सरकार का जो खर्च है
जो सब्सिडी है, आप एक बड़ा मत जो है वो फर्टिलाइज़र पर आ रहा है और जो तमाम चीज़ों पर क्या सरकार को अपने बजट से आगे बढ़कर बोरोइंग करनी पड़ सकती है, वहाँ वित्त मंत्री ने इस बात का जवाब दिया। इसका मतलब आप ये भी समझिए कि सरकार की स्थिति फ़िलहाल ऐसी नहीं होगी कि वो आपको कोई बड़े और इसका फैसला तो चूंकि बजट में वैसे होगा टैक्स को लेकर, लेकिन सरकार हाल फिलहाल में कोई किसी तरह का बड़ा जो मैं कहूँगा रेवड़ी या फ़ायदा देने की स्थिति में नहीं होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप अगस्त के महीने में नया फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार खरीदने की सोच रहे हैं या फिर रोज़मर्रा के सामान की खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जेब पर एक और महंगाई का झटका लग सकता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, महंगा क्रूड ऑयल और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि महंगा कच्चा माल, बढ़ता फ्रेट और रुपए में उतार चढ़ाव के चलते कई बड़ी कंपनियां जो हैं अगस्त से जो है अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को जो है बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ कैटेगरीज़ में कहा जा रहा है प्रवीण सर कि दाम जो है 8% तक बढ़ सकते हैं। आखिर कौन कौन से जो है सामान वो महंगे होंगे, क्यों बढ़ रही है कीमतें और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो है कंज्यूमर सेंट्रिक स्टोरी है सर। मतलब जितना हम लोग फ़ायदे गिनाते आए सर जीएसटी रेशनलाइजेशन के बाद कि आपकी जेब में पैसा आएगा, जो है आप रोटेशन ऑफ द मनी की बात हम लोगों ने की थी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगा। अब फिर लग रहा है कि मान लीजिए कुछ खरीदना है तो फिर आउट ऑफ द मनी हमको जाके पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 8% कीमतें बढ़ेंगी। देखिए पूरा का पूरा जो कीमतें बढ़ने का साइकिल है उसकी शुरुआत दरअसल जब फरवरी में ईरान वाली लड़ाई शुरू हुई उसकी वक्त से ही स्टार्ट हो गई थी। तब कंपनियां थोड़ी ठहरी कि हो सकता है जल्दी ही मामला ये निपट जाए, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन एक लंबा वक्त चल गया इस पूरे मसले को चलते हुए और इसकी वजह से पूरी की पूरी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हुई है, महंगाई बढ़ी है, कंपनियों की दरअसल इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। मोटे तौर पर अगर हम समझें कंपनियों का ही खर्चा बढ़ गया या लागत बढ़ गई है और अब कंपनियां सीधे तौर पर मन बना चुकी हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अगस्त से कंपनियां दाम बढ़ाने वाली हैं और ये जो बढ़ोतरी है विशाल, ये अक्रॉस द सेक्टर होने वाली है, यानी आपके रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर कार, बाइक, इस तरह की चीज़ों तक जो तमाम जो सेक्टर और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम यहाँ पर अब बढ़ने वाले हैं। सर एक कारण तो आपने बताया कि पश्चिम एशिया में जो बढ़ता हुआ तनाव है, अनसर्टेनिटीज़ है, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी हम आपसे देखिए महंगा क्रूड एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा अगर आप मोबाइल सेक्टर को देखेंगे तो चाहे ऑटो कंपोनेंट देख लीजिए, पार्ट्स देख लीजिए, रबर देख लीजिए, जो तमाम जो सप्लाई मेटल देख लीजिए, जो तमाम जो इनपुट हैं वो सब महंगे हो रहे हैं। दूसरी अगर आप एफएमसीजी गुड्स को देखेंगे, सेमीकंडक्टर के दाम बढ़े हैं या चिप्स के महंगी हुई हैं, तो ये आपका पूरा वाइट गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वहाँ महंगाई इसकी वजह से आने के आसार हैं। और फिर आप देख लीजिए फूड ग्रेन, इनकी कीमतों में महंगाई जो आई है, आप अगर दूध का ही दाम देख लीजिए उसमें बढ़ोतरी हुई, तो आप ये पूरा का पूरा एक साइकिल जो महंगाई का है वो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर एक और फैक्टर कहा जा रहा है कि रुपए में जो कमजोरी है उससे कहा जा रहा है कि इंपोर्ट जो है वो थोड़ा महंगा हो गया। इस फैक्टर को भी हम आपसे समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं कि साहब आप जिन सामानों को बाहर से मंगा रहे हैं उसके लिए अब आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, रुपए में आपको ज़्यादा उसका पेमेंट करना पड़ रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है कि रुपए का में जिस तरह का डेप्रिसिएशन हुआ है उसने महंगाई को फ्यूल किया या महंगाई को विशाल बढ़ाया। तो सर बड़ा झटका है सर, अभी तो त्योहारी सीजन की शुरुआत ही होने वाली थी, जैसे रक्षाबंधन हो गया, ओणम हो गया, दशहरा, दिवाली, छठ, ये सब तमाम फैक्टर्स थे। बिल्कुल, तो फेस्टिवल सीजन का आप समझिए कि आगाज़ या जो शुरुआत है वही मुझे लगता है कि महंगाई के साथ होगा और हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का सुधार होने की विशाल गुंजाइश नज़र नहीं आती। जो एक बड़ा सिरदर्द है वो आपका अल नीनो भी पैदा कर रहा है कि क्रॉप्स का किस तरह का प्रोडक्शन होगा और अगर ऐसा होता तो फिर एक और इन्फ्लेशन की मार यानी फूड इन्फ्लेशन आप पर और बढ़ सकता है। तो सर अभी मान लीजिए 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो मान लीजिए किसी को अगर नया प्रोडक्ट कुछ लेना हो तो अभी बड़ा मुफीद समय है। हाँ, माना जा सकता है, लेकिन ये देखना होगा कौन सी कंपनी कब ऐलान करती है कीमतों में हाइक का। कार कंपनियां और तमाम कई ने तो ऐलान किए भी हैं, जैसे मारुति कर चुकी है कि साहब हम अगस्त से महंगा कर देंगे। तो अब
कार किसी को खरीदने, तो जाहिर तौर पर अब जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें मॉनसून खरीदने सेल होगी। बाकी एफएमसीजी गुड्स की अगर आप बात करेंगे तो प्राइस हाइक 2-2 रुपये 3-3 रुपये इस हिसाब से होते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, या फिर उनके सैशे के या पैकेट का जो साइज में ग्रामेज है उसको आप, क्वांटिटी वॉल्यूम है उसको आप कम कर देते हैं। तो इस तरह से इस तरह की स्ट्रेटजीज कंपनियां अपनाती हैं। सर तो मिडिल क्लास में तो बड़ी आफत है सर, जिस तरह से आप कहते हैं कि वेज ग्रोथ जो है वो धीमी है, स्टैग्नेंट एक तरह से समझिए, प्रमोशंस को लेकर, इंक्रीमेंट्स को लेकर ऐसा मूड माहौल अभी चल रहा है कि कहीं कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। अनसर्टेनिटीज़ इतनी है अभी कि तमाम कंपनियां जो है एक्सपेंशन के मूड में नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग का दौर चल रहा है, ले ऑफ्स चल रहे हैं। उस समय कैसे मिडिल क्लास कैसे पार कर आम आदमी के लिए तो मुश्किल इस वक्त है, क्योंकि आप चाहे तेल को देख लीजिए, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, या बीच में हमने ये भी देखा कि गैस सिलेंडर के लिए लोगों ने, जिनके पास कनेक्शन नहीं थे या जिनके पास थे, उनको भी सप्लाई मिलने में मुश्किलें हुई, और जिन पे नहीं थे उनको बहुत महंगा दाम चुकाना पड़ा। तो जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए तो यहाँ मुश्किलें खड़ी हैं ही। अगर आप रिटेल के नंबर भी देखेंगे इन्फ्लेशन के, तो वो भी 4.4% के आसपास पहुँच गया। तो आम लोगों के लिए जाहिर तौर पर मुश्किल है। सरकार किस तरह से यहाँ इंटरवीन कर सकती है, किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है, क्या इंपोर्ट कई और ठिकानों से किया जा सकता है, चाहे फूड आइटम्स हो या बाकी चीज़ें हो। आप अगर तेल को भी देखेंगे, एडिबल तेल के दाम ही पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़े हैं, 200 रुपये से पार है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो एक आम हाउस होल्ड के लिए विशाल इस वक्त। मान लीजिए तेल हमें नहीं भी मिल रहा था सर, क्रूड ऑयल की भी बात करा, तो आपने समझाया था कि अंगोला से या दूसरे जगहों से जो है किफ़ायती दर पर अगर मिल रहा है तो वहाँ से, तो सरकार को जो है पाम ऑयल या जो जितने खाने पीने वाली जो तेल है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तमाम चीज़ों, सोयाबीन ऑयल हो गया, इनका भी एक अच्छा रूट सही तरीके से सप्लाई, सरकार को सप्लाई चेन, इसी वजह से जो सप्लाई चेन को लेकर भी जो एक ग्रुप बना है रिफॉर्म वाला, वहाँ भी इस तरह के सुझाव मांगे जाएंगे कि साहब हम कहाँ से ऐसे सप्लाई रूट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से फिर इन्फ्लेशन जो है इन प्रोडक्ट्स का वो कम किया। अब देखिए ना सर, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना कि उसकी कीमत जो है वो कम होती है। जैसे दूध जो है लगातार अगर 50 रुपये से बढ़ा तो आज 60-70 रुपये के आसपास है। कभी ये नहीं सुना कि 2 रुपये 5 रुपये कम हो गया। तो क्रूड ऑयल की भी बात की जा रही है। क्रूड ऑयल तो भाई चलिए भाई, वो वॉर सिचुएशन ठीक होती है तो $71 प्रति बैरल के आसपास भी आ जाता है, लेकिन खाने वाला तेल सर, ये अगर 160 140 नहीं, 7 रुपये के आसपास, 7 रुपये से ज़्यादा जो दाम बढ़े पेट्रोल और डीजल के, उसको सरकार कितने वक्त बाद कॉल बैक करने की स्थिति में आ सकती है, ये भी देखना हो। क्योंकि जब तक क्रूड 60, 65 या $70 के आसपास लंबे वक्त तक नहीं रहता है, तब तक सरकार भी यहाँ पे प्राइसेस को कम नहीं कर पाएगी, जब तक चुनाव ना आ जाए सर। चुनाव वाला भी फैक्टर है, चुनाव है। चलिए प्रवीण सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के अपने सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।